हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था। ये इसका पार्ट 7 है। इसके पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से उनको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में ये देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में राजस्थानी भाषा और साहित्य के जितने भी प्रमुख इतिहासकार हैं, हम उनको डिटेल से कवर कर लेंगे। राजस्थानी भाषा के साहित्यकार नहीं, हम इतिहासकार देखेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थानी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड के जितने भी उपनाम हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो राजस्थान में जो कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्हें राजस्थानी इतिहास के पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है, विशेषज्ञ कहा जाता है। और अगर प्रथम विदेशी इतिहासकार पूछे तो प्रथम विदेशी इतिहासकार भी कर्नल जेम्स टोड है। इसके साथ में इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता है? राजस्थान में इन्होंने घूम घूम कर यात्रा की थी और वहाँ पर इतिहास का कलेक्शन किया था। यही कारण है कि इनको घोड़े वाला बाबा कह दिया जाता है। तो राजस्थानी इतिहास के पितामह जनक सभी कौन हो गए? कर्नल जेम्स टोड। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 इंग्लैंड में। मृत्यु हुई थी 1835 लंदन में। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। गुरु यति ज्ञानचंद्र, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे ये। ठीक है, यति ज्ञानचंद्र। ये कर्नल जेम्स टोड भारत आए तो देखिए, भारत दो डेट मिलती है, 1800 ईस्वी और एक 1798 ईस्वी। तो ऑथेंटिक तो 1800 ईस्वी मानी जाती है, कई जगह 1798 मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शन में होंगे नहीं, इनके अकॉर्डिंग हम टिक लगा देंगे। अब ये भारत आ रहे हैं 1800 ईस्वी में एज ए वर्कर ऑफ EIC। देखो, EIC क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर के रूप में आए थे कर्नल जेम्स टोड। इनको कर्नल की उपाधि 1813 में मिली थी। अब कर लेते हैं राजस्थान की बात। ये राजस्थान में 22 सालों तक रहे थे। ठीक है। अब हाड़ौती, मेवाड़ और उदयपुर, यहाँ से ये PA रहे थे, है ना। PA पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिया जाए तो मेवाड़ उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट 1817 से 1818 के बीच में रहे थे ये। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए ये? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। तो कर्नल जेम्स टोड की ये हो गई बेसिक जानकारी। अब एक मानमोरी का शिलालेख बहुत पूछा जाता है। तो मानमोरी का शिलालेख का संबंध किससे है? कर्नल जेम्स टोड से। मानमोरी का शिलालेख, इसमें ये मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ की मानसरोवर झील पर लगा हुआ था। क्या है इस मानमोरी के शिलालेख में? समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है और मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़ की मानसरोवर झील पर ये लगा हुआ था, वहां से उखाड़ लिया था और इतिहास के लिए, राजस्थान के इतिहास लिखने के लिए ये इंग्लैंड लेके जा रहे थे। अब कई कारणों की वजह से इन्होंने इसे समुद्र में फेंक दिया 1822 में इंग्लैंड जाते समय। तो ये बात हो गई अपने मानमोरी का शिलालेख जो कर्नल जेम्स टोड से संबंधित था। अब हम बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड की प्रमुख प्रमुख बुक्स की। ये शिलालेख याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पुटअप होता है। कर्नल जेम्स टोड की प्रमुख दो बुक्स हैं, एक तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और एक यात्रा वृतांत है। तो सबसे पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बात करते हैं। इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोनों एक ही हैं। किसने संपादित की थी? विलियम क्रुक ने संपादित की थी। इसके एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, दो पार्ट में ये डिवाइड है। तो इस बुक में अगर दो भागों में से ये पूछा जाए कि इसका सबसे पहले ट्रांसलेशन किसने किया था, तो देखो, इस पूरी बुक का अगर ट्रांसलेशन पूछा जाए तो ये पंडित हीराचंद ओझा ने किया था। अगर पार्ट से देखकर आपको एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाए तो हमारा आंसर अलग हो जाएगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के दो भाग है। फर्स्ट 1829 में आया था और सेकंड 1832 में आया था। तो फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन किसने किया था? पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। और सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन किसने किया था? ज्वाला प्रसाद मिश्र और मुंशी देवी प्रसाद ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर पूरी बुक का पूछे तो ओझा ने इसका ट्रांसलेशन किया था। पार्ट से देकर पूछे तो फर्स्ट पार्ट का बलदेव प्रसाद मिश्र ने और सेकंड पार्ट का ज्वाला प्रसाद मिश्र और मुंशी देवी प्रसाद ने।
तो ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा। इसके साथ में देखो इसकी बेसिक सी बातें हैं। कर्नल जेम्स टोड की इस बुक में देखिए राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, ये तीनों शब्द इसी बुक में मिलते हैं हमें। और राजस्थान, राजपूतानों को राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था, ठीक है। और राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। नेचुरल है, जब राजस्थान के इतिहास का जनक ही कर्नल जेम्स टोड है तो इतिहास का विश्वकोश हो गई एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब कुछ कथन हैं जो इस बुक में दिए गए हैं और उनसे भी क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं। तो प्रमुख कथनों की बात करेंगे हम। फर्स्ट है, राजस्थान में पग पग पर थर्मोपल्लियां हैं। ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था अपनी इस बुक में। कहाँ के लिए? राजस्थान के लिए कहा था। और राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि नहीं हो और लियोनाइट्स जैसा वीर ना हो। ये बात भी हमारे राजस्थान की भूमि के लिए और राजस्थान के वीरों के लिए कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कही थी। तो ये प्रमुख कथन हो गए। तो अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की सेकेंड बुक की। ये है कर्नल जेम्स टोड की सेकंड बुक, पश्चिमी भारत की यात्रा, ठीक है। ये एक यात्रा वृतांत था जो खुद ने घूम घूम कर जो यात्रा की थी राजस्थान की, तो उसको ही इसमें लिखा है। ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इन इंडिया, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था? जूलिया क्लटबर्ग ने किया था। इनकी पत्नी का नाम है ये, और 1839 में किया था, ये याद रखिएगा। और कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में इसका संपादन हुआ है। तो पश्चिमी भारत की यात्रा इनकी पत्नी क्लटबर्ग के द्वारा संपादित की गई इनकी मृत्यु उपरांत, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी भारत की यात्रा किसको समर्पित है? तो यह बुक विलियम हंटर को समर्पित है। कई जगह आपको मिल जाएगा कि ये इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। अब अगले इतिहासकार देखेंगे एल.पी. टेसीटोरी। तो एल.पी. टेसीटोरी राजस्थानी साहित्य के दूसरे सबसे बड़े इतिहासकार हैं। इनका पूरा नाम है लुई जीपीओ टेसीटोरी। इटली के थे, उड़ीन गांव के। 13 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु विजय धर्म सूरी थे, ठीक है। ये भी राजस्थान से थे। अभी कर्नल जेम्स टोड के गुरु भी राजस्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा से थे। ये भी विजय धर्म सूरी राजस्थान से थे। अब देखो ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थानी साहित्यिक इतिहासकार तो देख रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थानी साहित्य के जनक तो कर्नल जेम्स टोड हो गए, लेकिन राजस्थानी साहित्य के अन्वेषक पूछे जाए, अन्वेषक मतलब एनालाइज किसने किया, सबसे ज्यादा अगर एनालाइज किया राजस्थानी साहित्य को, वो है एल.पी. टेसीटोरी, ठीक है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण के प्राचीन राजस्थानी भाषा का इन्होंने अध्ययन कर लिया था। तो देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। इटली में रह रहे हैं, इटालियन बोलते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर अपनी राजस्थानी जो पांडुलिपियाँ थी उनकी मदद से राजस्थानी भाषा का इन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। और यहाँ तक इन्होंने एक बुक भी लिख दी थी, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। तो एक विदेशी विद्वान ने पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक बुक लिख दी थी हमारे राजस्थानी साहित्य पर। अब है ये राजस्थान कैसे आए? तो देखो बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह जी थे। इन्होंने चारण साहित्य डिंगल भाषा में है, तो डिंगल भाषा और चारण साहित्य को जो है सीक्वेंस में लाने के लिए इनको बुलाया था, ठीक है। इसको एनालाइज करना, इनको सीक्वेंस में लाना, इन पर शोध करना, इस काम के लिए इन्होंने इनको बुलाया था। तो सर्वाधिक अगर चारण साहित्य पर शोध किया, राजस्थानी साहित्य पर शोध किया, एनालाइज किया, तो वो एल.पी. टेसीटोरी है। इसके अलावा देखिए 1914 में ये राजस्थान आए थे और बीकानेर में रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो कार्य किया इन्होंने चारण साहित्य पर शोध, इसके लिए एक महान व्यक्ति इनके साथ थे, रामकरण आसोपा। तो ये ध्यान रखें आप, रामकरण आसोपा इनके सहयोगी रहे थे। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई, तो छत्री और समाधि भी बीकानेर में होगी। तो समाधि बनाई थी हजारीमल बाटक्या ने, ठीक है। एल.पी. टेसीटोरी की समाधि बनाई हजारीमल बाटक्या ने। बीकानेर में म्यूजियम इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा देखिए रामायण, रामचरितमानस और महाभारत, इसका इटली में अनुवाद करने वाले विद्वान थे एल.पी. टेसीटोरी, ठीक है। एक ये इनकी कविता थी नथमल जोशी की कविता, जो एल.पी. टेसीटोरी को ही समर्पित करते हुए लिखी गई थी, धोरा रो धोरी, ठीक है। धोरा मतलब धरती धोरा रही है अपनी धोरों की धरती, और धोरी मतलब धनी या मालिक। तो ये धोरा रो धोरी एल.पी. टेसीटोरी के लिए ही इन्होंने नथमल जोशी ने कविता लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम इनकी बुक्स की। तो देखो ये तो बात हो गई, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण लिख दी थी इन्होंने। इसके अलावा राजस्थानी चारण साहित्य पर ये शोध के लिए आए थे। तो राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे, ये भी इनकी बुक है। तो ये दो मुख्य बुक्स जो है इन्होंने राजस्थानी साहित्य के लिए लिखी है। इसके अलावा देखिए इनका मुख्य कार्य क्या रहा है,
इतिहास में देखो अन्वेषक रहे हैं, ये राजस्थानी साहित्य के अन्वेषक रहे हैं, लेकिन वेली कृष्ण रुक्मणी री तो पृथ्वीराज राठौड़ की कितनी जो है महान रचना है। अब ये रचना हमें पता ही नहीं थी, इनको प्रकाशन में लाने का कार्य, इनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य ही एलपी टेसीटोरी ने किया है। ठीक है, राव जेठ सिरो छंद बिटू सुजा की रचना है, ये राव जेठ सिरो छंद भी प्रकाशित इन्होंने ही करवाई थी। ठीक है, और इसके साथ में वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोतरी खिड़िया जग्गारी कई, ये थोड़ी बड़ी रचना है। वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोतरी खिड़िया जग्गारी कई, ये भी पहली बार अगर प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है तो वो भी एलपी टेसीटोरी का है। तो जो महान रचनाएं जो हमारे साहित्य में दबी पड़ी थी, उनको प्रकाशित करने और जनता तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? एलपी टेसीटोरी ने। अब है एक रॉयल सोसाइटी थी बंगाल में। ठीक है, रॉयल सोसाइटी बंगाल में इसके सदस्य बनाए गए थे इनको। इसके अलावा हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो ये चुने गए थे। तो ये दो इनके उपाधियां रही थी। अब तीसरे महान साहित्यकार है श्यामल दास ददवाड़िया, इनको श्यामल दास जी भी कहा जाता था। ये कवि राजा की उपाधि इनको मिली हुई थी। ये मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे और सज्जन सिंह जी के द्वारा ही श्यामल दास जी भी कहा जाता था कवि राजा श्यामल दास को। ठीक है, अब ये कवि राजा की उपाधि इनको कैसे मिलती है ये देखेंगे। देखिए, ये चारण थे और इनका जन्म 5 जुलाई 1836 में हुआ था। भीलवाड़ा मांडलगढ़ का ढोकलिया गांव है, ढोकलिया गांव। ठीक है, वहां पर हुआ था। मृत्यु 1893 ईस्वी में होती है। अब इनकी उपाधियों की बात करें, केसरिया हिंद, महामहोपाध्याय और कवि राजा। कवि राजा तो देखिए इनकी सर्वविदित उपाधि है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया, ये सज्जन सिंह जी ने ही दी थी। किस पर? वीर विनोद की रचना की थी इन्होंने, इस पर खुश होकर दी थी इन्होंने। केसरिया हिंद और महामहोपाध्याय भी वीर विनोद पर ही मिली थी, लेकिन उस समय अंग्रेज आ चुके थे अपने यहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों उपाधियां दी गई। अब अगर केसरिया हिंद पूछ ली जाए कि ये किसने दी थी, तो मेवाड़ का पीए उस वक्त हुआ करता था कर्नल इम्पी। कर्नल इम्पी ने इनको केसरिया हिंद की उपाधि दी थी। अब सीधा इनकी कृति की बात करते हैं। अब इनकी महान कृति थी वीर विनोद। वीर विनोद के कारण ही ये इतने फेमस हुए, इतने प्रसिद्ध हुए, और वीर विनोद के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और सज्जन सिंह जी ने इन्हें कवि राजा, केसरिया हिंद वगैरह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो प्रमुख कृति इनकी वीर विनोद थी। देखो, इनकी रचना में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वीर विनोद की रचना कई जगह तो आपको मिल जाएगा 1871 और कई जगह 1886, लेकिन जो आरपीएससी में जो ऑथेंटिक है वो 1886 मानी जाती है। तो वैसे तो दोनों डेट मिलेगी नहीं, और अगर मिल जाती है तो हम 1886 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, वीर विनोद में क्या है? मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का डिटेल से अगर इतिहास है तो श्यामल दास जी की वीर विनोद में है। ठीक है, 4 खंडों में रचित किया गया हुआ ये ग्रंथ है। इसके साथ में महाराजा सज्जन सिंह के आदेश से इन्होंने लिखा था। भाषा पूछे तो उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा में लिखा गया है। इस वीर विनोद का प्रमुख कथन है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अगर निर्माण किसी ने करवाया है तो वो महाराणा कुंभा थे। ये वीर विनोद में ही देखो, मेवाड़ का डिटेल से इतिहास लिखेंगे तो कुंभा के बारे में भी लिखेंगे, तो कुंभा के जो निर्माण कार्य थे उसका भी डिटेल से जो है व्याख्या वीर विनोद में की गई थी। अब सज्जन सिंह जी के तो ये दरबारी कवि थे। सज्जन सिंह जी के प्रोत्साहन से ही इन्होंने वीर विनोद लिखी, और करीब 1 लाख रुपए सज्जन सिंह जी ने प्रोवाइड भी करवाए थे इनको वीर विनोद के लिए। ठीक है, अब इसके साथ में अगर पूछ लिया जाए कि श्यामल दास जी किन राजाओं के जो है शासन काल में रहे, किन राजाओं का शासन देखा इन्होंने, तो मेवाड़ के 3 राजाओं का, महाराणाओं का इन्होंने शासन देखा, शंभू सिंह जी, सज्जन सिंह जी और फतेह सिंह जी। शंभू सिंह जी के समय में तो इन्होंने लेखन शुरू कर दिया था। प्रोत्साहन देने का कार्य, राजकवि होने का श्रेय सज्जन सिंह जी के यहाँ मिला, और यहीं पर इन्होंने वीर विनोद पूर्ण भी की। फतेह सिंह जी इनके बाद में आए, वहां पर फतेह सिंह जी ने इनके लेखन कार्य पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तीनों राजाओं के संरक्षण में रहकर ही इन्होंने इस वीर विनोद की रचना की थी। यहाँ पर कंप्लीट होता है श्यामल दास जी। 4 नंबर के इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ओझा जी कौन है? प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार। देखो, राजस्थानी साहित्य के या राजस्थानी इतिहास के जनक हमने कर्नल जेम्स टोड देखा अभी। सबसे ज्यादा राजस्थानी साहित्य का एनालाइज अगर किसने किया, अन्वेषण अगर किसने किया, तो वो एलपी टेसीटोरी ने किया। इसके बाद में अगर मेवाड़ का डिटेल से अगर किसी ने इतिहास लिखा तो वीर विनोद में श्यामल दास जी ने लिखा। यहाँ बात हो रही है प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार, मतलब राजस्थान का पूर्ण अगर किसी ने इतिहास लिखा। देखो, श्यामल दास जी ने क्या किया? मेवाड़ का इतिहास लिखा डिटेल से। ठीक है, अब इन्होंने एक किसी रियासत बेस पे इतिहास नहीं लिखा, इन्होंने बीकानेर का इतिहास भी लिखा, जोधपुर का भी लिखा, प्रतापगढ़ का भी लिखा, बांसवाड़ा का भी लिखा। ठीक है, तो जितने भी राजस्थान में अपने रियासतें हुआ करती थी उन सभी का इतिहास लिखा। अब नेचुरल है, राजस्थान पूरे राजपूताना का अगर इतिहास लिख रहे हैं
तो पूर्ण इतिहास, यही इतिहासकार हुए पूर्ण इतिहासकार, आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो अगर राजस्थान के प्रथम पूर्ण शब्द लगा दिया जाए, पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार कौन है, तो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा पर ही हमें टिक करना है, ठीक है। इनकी 2-3 थोड़ी सी स्पेशलिटी है। राजपूतों को इन्होंने वैदिक आर्यों की संतान कहा था, सबसे पहली बात, ये इतिहास में भी हमने देखा था, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान हीराचंद ओझा जी ने कहा था। दूसरा, गिनीज बुक में अगर किसी इतिहासकार का नाम दर्ज है तो वो भी हीराचंद ओझा जी हैं। क्यों है वो आगे इनकी रचना देखेंगे हम। एक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किसकी रचना देखी थी हमने अभी, कर्नल जेम्स टोड की देखी थी। और इस टोड की रचना का अगर सबसे पहले हिंदी अनुवाद का कार्य किसी ने किया था वो भी पंडित हीराचंद ओझा जी थे, ठीक है। तो ये 2-3 इनकी जो मुख्य बातें हैं वो याद रखिएगा। देखो, एक ब्रिटिश ऑफिसर कानूनगो की कोटेशन है, ठीक है। तो कानूनगो ने कहा, क्या कहा हीराचंद ओझा के लिए, राजपूताने में जन्मे अंतिम और निसंदेह महान इतिहासकार ओझा जी थे। तो कानूनगो ने हीराचंद ओझा को ही राजपूताने का महान इतिहासकार माना है, ये इनकी कोटेशन थी। अब इनकी जन्म देख लीजिए, जन्म 1863 में सिरोही में हुआ था, रोहिड़ा गांव में। ये गांव याद रखें, अभी आरपीएससी के द्वारा गांव, ये जो विद्वान हैं उनके गांव से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पुटअप किए जा रहे हैं। तो 1863 में सिरोही में रोहिड़ा गांव था, वहां इनका जन्म होता है ब्राह्मण परिवार में। 1947 में मृत्यु हो जाती है। गुरु इनके थे श्यामल दास जी, जस्ट अभी हमने 3rd नंबर पे पढ़ा था, श्यामल दास जी वो ही इनके गुरु हुआ करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने जो है रचनाएं की, ठीक है। अब उपाधि की बात कर लेते हैं। उपाधि महामहोपाध्याय इनके गुरु की उपाधि भी थी और इनकी भी थी, ये भी ब्रिटिश सरकार ने इनको दी थी। इसके अलावा राय बहादुर, ये इन्हीं को प्राप्त थी ये उपाधि। साहित्य वाचस्पति भी इनकी है। डी लिट भी उपाधि इनको दी गई है, दी लिटरेचर काशी विश्वविद्यालय के द्वारा। एक राजस्थान का ग्रीबल कहा जाता है, राजस्थान का ग्रीबल हीराचंद ओझा जी हैं। इसके साथ में एक उपाधि और थी अनुशीलन, तो अनुशीलन की उपाधि भी इनकी थी। तो ये उपाधियां थोड़ा हमें अच्छे से याद करनी है। अब इनकी कृतियां देखें, सिरोही राज्य का इतिहास, देखो इनकी कृतियां, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की सारी कृतियां राजस्थान के अलग अलग रियासतों का इतिहास ही है। मतलब सिरोही का इतिहास, राजपूतानी का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, ये सभी रियासतों का जो इतिहास है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ही है। मुख्य बुक कौन सी है, ये राजपूतानी का इतिहास या राजस्थान के देशी राज्यों का इतिहास, इस नाम से इन्होंने बुक लिखी और इसमें इन्होंने सभी जो रियासतों का इतिहास है उसको डिटेल से बताया है। अब ये तो इनकी एक महान उपाधि रही कि सारे राजस्थान का इतिहास ही इन्होंने बता दिया। इसके साथ में कर्नल जेम्स टोड का जीवन चित्र भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड का जीवन चित्र किसने लिखा, पंडित हीराचंद ओझा ने लिखा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह, इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा। देखो मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद में श्यामल दास जी ने भी लिखा था, इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा लेकिन इन्होंने देखो नाम चेंज किया है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के नाम से इन्होंने मेवाड़ का डिटेल इतिहास लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गई, इन्होंने राजस्थान के प्रत्येक रियासत का इतिहास लिखा है। इसके बाद में देखो, अभी शुरू में हमने देखा था कि इनका गिनीज बुक में नाम दर्ज है, तो क्यों है इसका कारण देखेंगे। देखो ये बात हमारी डिटेल से हो चुकी है कि राजपूताने का इतिहास, ये राजपूताने का इतिहास, ये राजस्थान के देशी राज्यों का इतिहास, ये इस बुक में इन्होंने राजस्थान के प्रत्येक रियासत का इतिहास डिटेल से दिया है। अब गिनीज बुक में नाम दर्ज क्यों हुआ, हिंदी में सर्वप्रथम, देखो राजस्थानी नहीं, हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन किया था। अब भारतीय लिपि देवनागरी लिपि होती है, ठीक है, लेकिन रिटर्न में कोई बुक नहीं थी, ठीक है। तो भारतीय लिपि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि से जो ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव हुआ है उसका डिटेल से वर्णन इन्होंने अपनी इस बुक में किया है। बुक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, 1894 में लिखी थी। देखिए डिफरेंस समझिए, इसमें भारतीय लिपि के बारे में बताया है इन्होंने, ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला 1894 में इन्होंने बुक लिखी और इसके कारण ही, क्यों, क्योंकि इसमें देवनागरी और ब्राह्मी लिपि का डिटेल से सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, यही कारण है कि इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। तो आप ये इनकी उपाधि स्पेशली ध्यान रखनी है, ये पंडित हीराचंद ओझा का नाम गिनीज बुक में इस बुक के कारण ही है, ठीक है। अब देखेंगे मोहनोत नैणसी, तो इनका जन्म 1667 विक्रम संवत में हुआ था और अगर ईस्वी देखो तो 57 ईयर का मैंने डिफरेंस निकालना बताया था, तो 1610 ईस्वी हो जाएगी। ओसवाल परिवार में हुआ था। इनकी सबसे बड़ी उपाधि देखो ये है, इनको क्या कहा गया था, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इनको राजपूताने का अबुल फजल कहा गया था, ठीक है।
तो राजपूताने का अबुल फजल, अब अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी अकबर के संरक्षण में रहकर, ठीक है, जो बहुत ही फेमस हुई। वैसे ही इन्होंने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे, उनके संरक्षण में रहकर इन्होंने क्या लिखी, मुहनोत नैनसिरी ख्यात, मुहनोत नैनसिरी ख्यात। इसमें जोधपुर का इतिहास है, ठीक है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के ये दरबारी कवि थे, तो मुहनोत नैनसिरी ख्यात में क्या है, जोधपुर राज्य का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास है। तो इसके कारण ही मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का अबुल फजल कहा है। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने एक कोटेशन और दी थी, हिस्ट्री में हमने देखा था कि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। राजपूताने का कर्ण किसे कहा था इन्होंने, राय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को। अब मुहनोत नैनसी की दोनों रचनाएं, मुहनोत नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। तो मुहनोत नैनसिरी ख्यात, इसका संपादन गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ध्यान रखिए, मुहनोत नैनसिरी ख्यात का संपादन ओझा जी कर रहे हैं और राजपूताने का अबुल फजल कह रहे हैं मुहनोत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद। इनकी दूसरी रचना है मारवाड़ा परगनारी विगत। जो पहले रियासतें होती थी, ठीक है, वही परगने थे, तो मारवाड़ की सभी रियासतों या परगनों की पूरी जानकारी मिलती है इसमें। इसी कारण इसको मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर भी यही है, क्षेत्र विशेष की डिटेल जहाँ पर मिलती है वो गजेटियर हो जाता है, इसलिए मारवाड़ा परगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ में राजस्थान के सबसे प्राचीन विश्वसनीय ख्यात है ये मुहनोत नैनसिरी ख्यात, सबसे पहली, सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है। इसके अलावा राजपूतों की विभिन्न शाखाओं का यहाँ मुहनोत नैनसिरी ख्यात में क्या है, मारवाड़ के इतिहास में क्या है, राजपूतों की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये मुहनोत नैनसी हो गए। अब हमारे लास्ट इतिहासकार देखेंगे हम मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, तो देखिए इनका जन्म 1848 ईस्वी में जयपुर में हुआ और मृत्यु 1923 में जोधपुर में हुई, ठीक है। तो देखो इन्होंने अलग अलग रियासतों में जो है कवि के रूप में काम किया था, दरबारी कवि के रूप में काम किया था, तो इसलिए इनका जो है जोधपुर में मृत्यु होती है। टोंक में भी ये गए थे, वहां पर भी इन्होंने कई रचनाएं की थी। इनकी रचना मारवाड़ राज्य का कानून, मुख्य रचना है ये मारवाड़ राज्य का कानून। इन्होंने मारवाड़ राज्य का कानून लिखा, ठीक है। अब देखिए, देखो मुंशी देवी प्रसाद है, वो भी जोधपुर के ही हैं, मारवाड़ से ही हैं, और यही मुंशी देवी प्रसाद है जिन्होंने जोधपुर के ही मुहनोत नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था और राजपूताने का कर्ण कहा था राय सिंह को, ठीक है। तो इन्हीं मुंशी देवी प्रसाद की चर्चा कर रहे हैं हम। जोधपुर महाराजा ने इनको बुलाया था और देखो इन्होंने, जोधपुर महाराजा ने इनको बुलाया और इन्होंने 13 किताबें कानून पर लिखी। मारवाड़ राज्य के कानून में 13 किताबें इन्होंने कानून पर लिखी, इसीलिए इनको कानून की माता, मारवाड़ के कानून की माता, मारवाड़ के कानून की देवी या कानूनी भी कहा जाता है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं मुंशी देवी प्रसाद की। ख्वाब राजस्थान इनकी खुद की रचना है, इन्होंने उर्दू में लिखी थी ये, ठीक है, उर्दू में लिखी गई बुक है ख्वाब राजस्थान। टोंक रियासत में रहकर इन्होंने लिखी थी और बाद में इस ख्वाब राजस्थान को स्वप्न राजस्थान कर दिया और इस नाम से इन्होंने हिंदी में खुद ही अनुवाद कर दिया, ठीक है। तो उर्दू में लिखी थी ख्वाब राजस्थान और हिंदी में लिख दी स्वप्न राजस्थान, इसी को ट्रांसलेट करके। इसके अलावा इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है जहांगीरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, ये भी इन्होंने लिखी है मुंशी देवी प्रसाद ने। चारण चमत्कार, ये भी इन्हीं की कृति है। चारण चमत्कार मुंशी देवी प्रसाद ने लिखी थी, लेकिन 2022 में ओंकार सिंह लखावत थे, ओंकार सिंह लखावत, इन्होंने 2022 में प्रकाशित करवाई। तो ये मुख्य बातें हो गई मुंशी देवी प्रसाद की। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने राजस्थानी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करें और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।